नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक मास्टर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 1857 से 1950 तक की सभी घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया है और सभी परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था, जिसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। 1857 की क्रांति से मद्रास अछूता रहा। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत। विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के संबंध में अपने अलग अलग मतों का प्रतिपादन किया है। तो आइए देखते हैं। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिसरेली ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीलेन ने 1857 के क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा। जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। एल.आर. रीज ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। 1857 की क्रांति पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट पुस्तक के लेखक आर.सी. मजूमदार हैं। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के पुस्तक के लेखक आर.सी. मजूमदार हैं और 1857 पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं इसको। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट पुस्तक के लेखक आर.सी. मजूमदार हैं। इस पुस्तक का पूरा नाम है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके लेखक आर.सी. मजूमदार हैं। 1857 पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन हैं। 1857 के विद्रोह के पूर्व भी अनेक सैनिक विद्रोह हुए। 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध यह विद्रोह था। 1824 में बैरकपुर का विद्रोह था, जो कि समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के आदेश के विरोध में था। 1844, 1849, 1850, 1852 दूरस्थ क्षेत्र सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह हुआ। 23 जनवरी 1857 को दमदम कलकत्ता में चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ। 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूसों का विरोध हुआ। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का डटकर सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ओक्टिवम ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर प्रथम अधिवेशन में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एंडरसन था।
विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य देखते हैं कि क्रांति का केंद्र क्या था और कहाँ पर भारतीय नेतृत्व था, विद्रोह की तिथि क्या थी और क्रांति का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति कौन थे। दिल्ली में क्रांति के प्रमुख भारतीय नेतृत्वकर्ता में बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। विद्रोह की तिथि दिल्ली में 11 मई 1857 थी और निकलसन और हडसन ने क्रांति का दमन किया था। कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे। 5 जून 1857 को क्रांति हुई और इसका दमन कैंपबेल ने किया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। 30 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुआ। कैंपबेल ने क्रांति का दमन किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। जून 1857 में क्रांति प्रारंभ हुई। हीरोज ने क्रांति को दबाया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जून 1857 में और इलाहाबाद में कर्नल नील ने क्रांति का दमन किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया, भारतीय नेतृत्व, जून 1857 में और क्रांति का दमन विलियम टेलर विंसेंट आयर ने 1858 में किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया और जून 1857 में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने क्रांति का दमन किया। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। कैंपबेल ने 1858 में इस क्रांति का दमन किया। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। कैंपबेल ने 1858 में इस क्रांति का दमन किया। 1857 की क्रांति के अलावा भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे। आइए देखते हैं। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ, जिससे संबंधित नेता केना सरकार दिरजी नारायण थे और 1763 से 1800 के मध्य सन्यासी विद्रोह हुआ। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ, इसके संबंधित नेता मजनू शाह एवं चिराग अली थे 1776 से 77 के मध्य। चुआर विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ, दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1799 में। पालीगर का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ, वीर पी कट्टबोम्मन के नेतृत्व में 1799 से 1801 के मध्य। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ, त्र्यंबक जी के नेतृत्व में 1818 से 1831 के मध्य। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ, चित्तर सिंह उमा जी के नेतृत्व में 1822 से 29 के मध्य। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ, करमशाह एवं टीपू के नेतृत्व में 1825 से 50 के मध्य। अहोम विद्रोह असम में हुआ, गोमधर कुंवर रूपचंद कोनार इसके प्रमुख नेता थे 1828 से 1833 के मध्य। वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1826 से 1871 के मध्य। नोट वहाबी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ, बुद्धू भगत इसके नेतृत्व करता थे 1831 से 32 के मध्य हुआ। खूंट विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक हुआ, चक्र बिसोई नेतृत्व करता थे 1837 से 56 के मध्य। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ, तीरथ सिंह नेतृत्व करता थे 1833 में हुआ। फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ, शरीयतुल्लाह और दूदू मियाँ 1838 से 60 के मध्य। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ, सिद्धू और कानू नेतृत्व करता थे 1855 से 56 के मध्य। मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ, बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे 1899 से 1900 के मध्य। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ, बख्शी जगबंधु नेतृत्व करता थे 1817 से 1825 के मध्य। नील विद्रोह बंगाल में हुआ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नेतृत्व करता थे 1859 से 60 के मध्य।
पाबना विद्रोह पाबना बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल नेता थे 1873 से 1876 के मध्य। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ 1874 से 75 के मध्य। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ। अली मुसलियार नेतृत्वकर्ता थे 1920 से 22 के मध्य। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। भगत जवाहरलाल नेतृत्वकर्ता थे 1840 से 1872 के मध्य। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। सीताराम राजू नेतृत्वकर्ता थे 1879 से 80 के मध्य। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ। जतरा भगत 1914 में हुआ। जतरा भगत नेतृत्वकर्ता थे। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ 1946 में। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ 1946 में। आइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने किया। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने किया। तत्बोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया। रहनुमाई मजद्यासन सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले ने किया। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अटकार के द्वारा किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयबजी के द्वारा किया गया। वेलूर मठ की स्थापना 1898 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने किया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु ने किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी ने किया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया। बहिष्कृत हितग्राही सभा 1924 में स्थापित किया गया बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में
1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में B.R. अम्बेडकर ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनानाथ डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना तथा आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की गई। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। थॉमस रैले की अध्यक्षता में वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में किया गया था। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन तथा सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्राच्य विद्या समर्थकों में प्रमुख थे H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु हर्टोग समिति का गठन वर्ष 1929 में फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में प्रस्तुत की गई थी। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहली समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय को है, जिन्होंने संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। लिटन के वर्नाकुलर देशी भाषा प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश और भारत मिहिर के विरुद्ध कार्यवाही हुई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक कृष्णोदास पाल थे, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। कलकत्ता से बांग्ला भाषा में 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। पुनः देखते हैं। जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था।
गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी तथा पंजाबी में प्रारंभ हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पाश्तो केवल एक अंक में भी प्रकाशित हुआ, यानी पाश्तो भाषा में इसका केवल एक अंक प्रकाशित हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पश्तो में भी प्रकाशित होता था। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रमुख प्रतिबंध देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशन के मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित किया गया। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। वर्ष 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट वर्ष 1910 में पारित हुआ था। समाचार पत्रों संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी नियुक्त की गई। लॉर्ड वेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेंटिक, मेटकाफ, मैकाले तथा रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। दोस्तों, अब आइए महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और पुस्तकें तथा उनके लेखक संपादक देख लेते हैं। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया, संपादित किया गया। इंडियन मिरर से संबंध है मोहन घोष और केशव चंद्र सेन का। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल के लेखक हैं शिवराम महादेव परांजपे। कामरेड और हमदर्द के लेखक हैं मोहम्मद अली। केसरी मराठी में और द मराठा अंग्रेजी में तथा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री पुस्तकों के लेखक हैं अरविंद घोष। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक हैं वारेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट की है। फ्री हिंदुस्तान पुस्तक तारकनाथ दास की है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा राष्ट्र गोफ्तार पुस्तक के लेखक दादा भाई नरोजी हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इंडिया विंस फ्रीडम तथा गुब्बारे खातिर और अल हिलाल पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक लाला हरदयाल हैं। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चितरंजन दास हैं। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक सर वैलेंटाइन शिरोल हैं। होम एंड द वर्ल्ड तथा गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक प्रेमचंद हैं। बंग एदर्रा तथा तराने हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। विश्व भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक पट्टाभी सीतारमैया हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दादा दयानंद सरस्वती की है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। आनंद मठ
तथा देवी चौधरानी पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल हैं। आइए ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां देखते हैं। इनाम आयोग वर्ष 1852 में आया। इसके अध्यक्ष इनाम थे। गवर्नर जनरल डलहौजी के समय इनाम आयोग आया। यह भूमि संबंधी विवेचन इसका मुख्य उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग 1878 में बनाया गया। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में अकाल निवारण हेतु विचार देने के लिए। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर के द्वारा, इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन किया गया। शिक्षा का विकास इसकी विशेष प्राथमिकता थी। एचिंसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष थे। डफरिन के कार्यकाल में एचिंसन आयोग आया। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने हेतु। अफीम आयोग 1893 में मैकवर्थ यंग की अध्यक्षता में बनाया गया। लैंसडाउन के कार्यकाल में अफीम सेवन को रोकने हेतु बनाया गया। हर्सेल आयोग 1893 में हर्सेल की अध्यक्षता में बनाया गया। लैंसडाउन गवर्नर जनरल थे। टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु। दुर्भिक्ष आयोग 1895 में बनाया गया जेम्स लायल की अध्यक्षता में, और उस समय गवर्नर जनरल एल्गिन थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु। दुर्भिक्ष आयोग पुनः बनाया गया 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कर्जन गवर्नर जनरल थे और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने हेतु। सिंचाई आयोग 1901 में कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में बनाया गया। कर्जन गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करने हेतु। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में बनाया गया। कर्जन के समय ही विश्वविद्यालय की समीक्षा करने हेतु। फ्रेजर आयोग बनाया गया 1902 में। फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन के समय पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने हेतु फ्रेजर आयोग बनाया गया। इंसलिंगटन आयोग बनाया गया 1912 में। इस्लिंगटन की अध्यक्षता में हॉर्डिंग के कार्यकाल में नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर आयोग भी कहते हैं, 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में बनाया गया। चैम्सफोर्ड के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने हेतु। ली आयोग बनाया गया 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में। रीडिंग के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा हेतु। बटलर समिति बनाई गई 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में। इरविन के कार्यकाल में देसी राज व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने हेतु। साइमन आयोग बनाया गया 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इरविन के कार्यकाल में वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। लिन लिथगो समिति का गठन किया गया 1928 में। लिन लिथगो अध्यक्ष थे। इरविन के कार्यकाल में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने हेतु। विटले आयोग बनाया गया 1928 में। जे.एच. विटले की अध्यक्षता में। इरविन के कार्यकाल में श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने हेतु। लिंडसे आयोग बनाया गया 1929 में। लिंडसे की अध्यक्षता में। इरविन के कार्यकाल में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। सप्रू आयोग बनाया गया 1934 में। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। विलिंगटन के कार्यकाल में बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। और सार्जेंट आयोग बनाया गया वर्ष 1944 में। जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। वेवेल के कार्यकाल में शिक्षा के विभाजन हेतु विचार करने हेतु। आइए अब कांग्रेस अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था बम्बई में। भीमोश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ इलाहाबाद में। जॉर्ज जूल इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम यूरोपीय जॉर्ज जूल जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
5वां कांग्रेस का अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ। सर विलियम वेडनबर्ग अध्यक्ष थे। 6वां कांग्रेस अधिवेशन 1890 में हुआ कलकत्ता में, सर फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। 7वां कांग्रेस अधिवेशन 1891 में हुआ नागपुर में, पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में। और 7वें कांग्रेस अधिवेशन 1891 में ही इस सम्मेलन में अध्यक्ष पी आनंद चार्लू ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। 8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ, भीमभूषण बनर्जी की अध्यक्षता में। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ, अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में। यहाँ और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यानी कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 में जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में। 13वां अधिवेशन कांग्रेस का 1897 में हुआ अमरावती में, सी शंकर नारायण इसके अध्यक्ष थे। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। 16वां कांग्रेस का अधिवेशन 1900 में हुआ लाहौर में, एन.जी. चंद्रावरकर की अध्यक्षता में। 17वां कांग्रेस का अधिवेशन 1901 में हुआ कलकत्ता में, दिनशा ईदुल्जी वाचा के नेतृत्व में। 18वां कांग्रेस का अधिवेशन 1902 में हुआ अहमदाबाद में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में हुआ, लालमोहन घोष की अध्यक्षता में। 20वां कांग्रेस का अधिवेशन 1904 में बम्बई में हुआ, सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया। यानी कलकत्ता के 22वें अधिवेशन 1906 में, कांग्रेस के 22वें अधिवेशन 1906 जो कि कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 23वां अधिवेशन कांग्रेस का 1907 में हुआ सूरत में, जिसे स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर 23वां अधिवेशन 1960 में मद्रास में पुनः हुआ, डॉक्टर रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में। कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन में किया गया। 24वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 25वां अधिवेशन 1910 में हुआ इलाहाबाद में, विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में। 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ, पंडित विशन नारायण डॉर की अध्यक्षता में। पहली बार जनगण मन गाया गया, यानी पहली बार जो है जनगण मन कांग्रेस के 26वें अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में गाया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण डॉर थे। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ बांकीपुर में, आर.एन. मुधोलकर की अध्यक्षता में। 28वां अधिवेशन 1913 में हुआ कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में। 28वां अधिवेशन 1913 में हुआ कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में। 29वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में हुआ, भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में। 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ था मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में। 30वां अधिवेशन 1915 में बम्बई में सर फतेह प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट इसी 1916 के लखनऊ समझौते में हुआ, लखनऊ अधिवेशन में हुआ। 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट के नेतृत्व में। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
विशेष अधिवेशन 1918 में बम्बई में हुआ। हसन इमाम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ, यानी 1918 के विशेष अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 33वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 34वां अधिवेशन 1919 में हुआ, अमृतसर में, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ, नागपुर में, सीवी राघवाचार्य के नेतृत्व में। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ, कलकत्ता में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। 36वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हुआ, सी आर दास के नेतृत्व में। कार्यकारी अध्यक्ष इसके हकीम अजमल खान थे। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। 38वां अधिवेशन 1923 में हुआ, काकीनाडा में, मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। विशेष अधिवेशन 1923 में ही दिल्ली में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम कर्नाटक में है। 40वां अधिवेशन 1925 में हुआ, कानपुर में, और श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये 40वां क्रम का अधिवेशन था। 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ। एस श्रीनिवास आयंगर अध्यक्ष थे। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया इसी अधिवेशन में। यानी 41वां अधिवेशन जो कि 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, एस श्रीनिवासन आयंगर की अध्यक्षता में, इसी अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। 42वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ, डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 43वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ, लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई। 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में की गई थी। 46वां अधिवेशन 1932 में हुआ, दिल्ली में, रणछोड़ लाल दास अमृतलाल इसके अध्यक्ष थे। 47वां अधिवेशन 1933 में हुआ, कलकत्ता में, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता अध्यक्ष थे। 48वां अधिवेशन 1934 में बम्बई में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। 49वां अधिवेशन 1936 में हुआ, लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था। 51वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 52वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ, सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बनाए गए। बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का अध्यक्ष बनाया गया। 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। 54वां अधिवेशन 1946 में हुआ, मेरठ में, आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में। आज़ादी के समय अध्यक्ष थे आचार्य JP कृपलानी। 55वां अधिवेशन 1948 में हुआ, जयपुर में, B पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का 56वां अधिवेशन 1950 में नासिक में हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पुत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेसियों को पदों का भूखा राजनीतिक कहा था।
करजन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्होंने लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। प्लेग के समय के अत्याचार से रुष्ट होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 1897 ईस्वी में प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। वर्ष 1902 में बंगाल में पहली क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में प्रमथ नाथ मित्रा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। मार्च 1902 में कलकत्ता में एक और अनुशीलन समिति सचिन नाथ बसु के नेतृत्व में बनी थी। वर्ष 1906 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया। अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पम्पलेट लिखा। विनायक और गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1905 में कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया। वर्ष 1906 में बारेंद्र घोष तथा भूपेन्द्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता करते समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस उदारवादी नरम दल और उग्रवादी गरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन के नाम से चलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति के एक क्रांतिकारी हेमचंद को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की शिक्षा लेने रूस भेजा गया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वकार उल मुल्क ने किया। सलीमुल्लाह खां के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण वर्ष 1907 में कराची में हुआ। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार इसका पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसमें आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस फांसी की सजा पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां भी इनको कहते हैं, ने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नामक संस्था की स्थापना की। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय
लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका किंतु वह बच गया। हॉर्डिंग पर बम बसंत विश्वास रास बिहारी बोस के नौकर, जो कि एक महिला के भेष में था, ने फेंका था। लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या से संबंधित यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। हॉर्डिंग पर बम फेंकने के मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीचंद को फांसी हो गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गए। 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की, जिसने विभिन्न भाषाओं में गदर पत्रिका निकाला, जिसके नाम पर इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था, जिसे पंजाब के गुरुदीप सिंह ने मार्च 1914 में किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठा कर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। कनाडा सरकार के इनकार करने के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बज कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए तथा शेष को जेल में डाल दिया गया। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों, गर्म दल एवं नरम दल, में एकता हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में वर्ष 1918 में किया था। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने, कैसर हिंद जमनलाल बजाज ने, राय बहादुर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कांग्रेस की ओर से इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी वर्ष 1919 में गठित की गई। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। पूरे विश्व में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। गांधी जी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दिया।
4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें अनेक अंग्रेज पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। सचिन नाथ सान्याल ने वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेड में स्थित सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दी गई तथा सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत मुंबई आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और कागज के टुकड़े उड़ाए, जिस पर लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों के कानों तक आवाज़ पहुंचाना है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 390 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां सीमान गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। नोट: द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड पहुंचे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में
दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसके तहत दलित वर्ग के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ। इसके महासचिव NG रंगा चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस से पृथक ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इसको फिर से देखते हैं। वर्धा में 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जहां 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलोक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। जून 1942 में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। रासबिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से बचने के लिए जापान चले गए थे। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को रासबिहारी बोस द्वारा की गई। मोहन सिंह कमांडर इन चीफ बनाए गए थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया, जिसका नाम उन्होंने क्रमशः शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा। यानी अंडमान का नाम इन्होंने जो है
शहीद द्वीप रखा और निकोबार द्वीप समूह का नाम स्वराज द्वीप रखा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन तथा मेजर शाहनवाज हुसैन पर राजद्रोह के आरोप में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। बाद में जन विरोध के कारण वायसराय ने इसकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई एवं के.एन. काटलू ने पैरवी की। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूलाभाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। INS तलवार नामक जहाज़ पर मुंबई में 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों में बराबरी के व्यवहार की मांग को लेकर 19 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दिया। यह हड़ताल शीघ्र ही लाहौर, दिल्ली और बम्बई में भी प्रारंभ हो गई। सरदार पटेल के दबाव में आकर नौसेना ने विद्रोह समाप्त कर दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। इसके अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एवं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए, जिसमें से 4 सिख सदस्य भी शामिल थे। मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 3 जून 1947 की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारी बहुमत से स्वीकार किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक के अनुसार देश को 2 डोमिनियनों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया गया तथा इनको पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज षष्ठम थे और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो दोस्तों, ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के 1950 तक के प्रमुख सभी ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया और इसमें वे सभी बिंदु समाहित किए गए थे जो कि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये पाठ्य सामग्री जो है आपको अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो उपयोगी लगा हो, तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि हम इसी तरह जो है और अच्छे से अच्छे अध्ययन सामग्री प्रतियोगी परीक्षाओं की उपयोगी अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।